नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका पायनियर हरियाणा में। गुड़गांव से मुंबई तक जो एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि उसे एक्सटेंड करके DND तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि नोएडा तक पहुंचाया जा रहा है। और जो नोएडा से लोग आने वाले होंगे उनके लिए सोहना तक का सफ़र और सुहाना होने वाला है, क्योंकि बल्लभगढ़ के बाद एक ग्रीन बेल्ट है लगभग 25-26 किलोमीटर का, तो वो रास्ता जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपके लिए। हालांकि इस रोड को बनाने के लिए शायद अभी थोड़ा और समय लगेगा सरकार को, क्योंकि उन्हें रोड एक्वायर करने में समस्या हो रही है। मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूं कि ये क्या है पूरा मामला। दरअसल गुड़गांव से लेकर मुंबई तक एक्सप्रेसवे बनाई जानी है, जिसे बाद में एक्सटेंड किया गया कि DND से होते हुए वो बल्लभगढ़ तक आए। बल्लभगढ़ के बाद फिर सोहना रोड के ज़रिए जुड़े और एक्सप्रेसवे में इसे जोड़ दिया जाएगा ताकि जो नोएडा से लोग सीधे मुंबई की ओर जाना चाहते हैं उनको आसानी हो। अब ऐसे में उन लोगों को भी यहाँ पर मदद मिलेगी जो लोग फरीदाबाद आते हैं, बल्लभगढ़ के आसपास आते हैं, सोहना तक जाते हैं, गुड़गांव तक जाते हैं। उन लोगों को भी इस बाईपास को जब 12 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा तब उन्हें भी इससे काफ़ी आसानी होगी। पहली बात, जो लोग गुड़गांव की तरफ से आते थे उस हाईवे से वहाँ पर ट्रैफिक मिलती थी, या फिर फरीदाबाद के हाईवे से आते थे उस पर भी ट्रैफिक मिलती थी, तो उन दोनों का ट्रैफिक आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी के साथ गुड़गांव, सोहना या फिर बल्लभगढ़ तक आ सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी भी ये रोड बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अड़चनें आ रही हैं। हमें पता चला है कि हरियाणा वाले, फरीदाबाद वाले इलाके में HSBP के द्वारा बताया गया है कि उन्हें रोड के लिए जगह, लैंड एक्वायर करने में समस्या आ रही है। और बटौली गांव के आसपास हमने देखा कि कई सारे लोग रहते हैं और उस पूरे बाईपास के आसपास बताया गया है कि लगभग 50,000 के आसपास की जनसंख्या रोड से बिल्कुल करीब रहती है। और उन लोगों के घरों को या फिर दुकानों को, जो भी उनके पास उनका कंस्ट्रक्शन है, उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको खाली करना पड़ेगा, तभी रोड के लिए जगह मिलेगी। लेकिन समस्या ये है कि कई सारे लोग हैं, उनका ये उनसे हम बात करेंगे और जिनका ये बताया जा रहा है कि वो नाखुश है इस बात से कि उनको ये जो ज़मीन है उसका सही मुआवजा नहीं मिलेगा और इसलिए वो ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फरीदाबाद बाईपास, जिसे 12 लेन में तब्दील किया जाना है, फिलहाल बीच में अटक गया है। बाईपास की DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें परियोजना से जुड़ी सारी जानकारी होती है, चाहे रोड के रूट से जुड़ी हो या निर्माण कार्य के विस्तृत जानकारी से, के आड़े आ रहे भवन मालिकों को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि वो अपने मकान या दुकान को खुद ही तोड़ ले, अन्यथा तोड़फोड़ की जाएगी। आलिशान शोरूम और मकान दुकान के मालिक इस परियोजना की DPR से नाखुश होकर केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर के पास पहुंचे, जिन्होंने मकान और दुकान मालिकों से वादा किया कि वो किसी भी कीमत पर तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। NHAI की परियोजना के अनुसार DND फ्लाईओवर से एक कॉरिडोर सीधा सोहना तक ले जाया जाएगा, जिसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। पहले 12 लेन वाली रोड को जैतपुर लाया जाएगा और फिर फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पास बाईपास से अंतिम छोर कैल गांव तक ले जाया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 59 किलोमीटर की होगी, जिसे 2022 के अंत तक 130 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर असमंजस बनी हुई है कि सड़क की दोनों तरफ के कितने हिस्से HSBP खाली कराकर NHAI को सौंपना चाहती है। इसी उधेड़बुन में लोग उलझन में फंस गए हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कब तक ये नोटिस दिया जाएगा कि उन्हें अपने घर या दुकान को तोड़ना होगा, या इसके बदले कब मुआवजा मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। एक लड़ाई इस बात को लेकर भी है कि HSBP, जिसे लोकल लोग हुड्डा बुलाते हैं, कहती है कि रोड के बगल की ज़मीनें उनकी है, लेकिन वहां रह रहे वासियों का कहना है कि ये ज़मीन या तो उनके पुरखों की है या इसे उन्होंने कानूनी तौर पर खरीदा है और उनके पास इसके सरकारी दस्तावेज भी हैं। हाल में ही IS लॉबी में खूब चर्चा हुई जब HSBP यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक प्रदीप दहिया का तबादला कर दिया गया। लोगों ने कयास लगाए कि तबादले के पीछे प्रदीप दहिया का मकानों और दुकानों को हटाने के लिए कड़ा रुख हो सकता है। बाईपास पर एक दुकान के मालिक हैं, इनका घर भी है यहीं पर, तो इनसे जानेंगे कि इनकी क्या समस्या होगी अगर इस रोड को चौड़ीकरण किया जाता है और उसमें इनसे ये कहा जाता है कि आपको अपने घर को या फिर दुकान को खाली करना पड़ेगा, आपके कंस्ट्रक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है ब्रजेश सिंदीला। ब्रजेश जी, ये बताइए कि जैसा कि मैंने दर्शकों को भी कहा कि अगर आपको कहा जाता है कि आपको प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन आपने घर बना रखा है, प्रॉपर्टी इसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसे में आपको क्या परेशानी होगी?
सर परेशानी मेरे को सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज़ की रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, जिस चीज़ की बैक टू बैक रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, ये बाप दादा परदादाओं की उनकी जिसकी प्रॉपर्टी थी है, उनसे हमने ख़रीदी, पैसे दिए, सबको रजिस्ट्री कराई, सरकारी मोहर लगी है उसके ऊपर। अगर वो चीज़ अगर हुड्डा कहती है कि उसकी है तो वो हाउ कैन दे आर सेइंग कि उनकी प्रॉपर्टी है ये। और अगर मेरे पास रजिस्ट्री के कागज़ हैं तो अगर रही बात मुआवजे की, मुआवजे का मैटर तब आता है जब इनको रिक्वायरमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू NHAI उनको उनका एक प्लान है जो उन्होंने एक SK एंटरप्राइजेज है, कौन सी एक नोएडा में कोई कंपनी है जिनसे उन्होंने पूरा इस मैप का लेआउट क्रिएट करवाया था। उसके अकॉर्डिंग इनको हर एरिया वाइज इनको कहीं पे 50 मीटर, कहीं पे 70 मीटर चाहिए। तो मेरे पास वो मैप भी है जिसके अंदर क्लियर कट मेंशन है कि इनको इस रोड के बेसिकली नाली से उस तरफ 58 मीटर चाहिए, और वो प्लान सारा इनका रेडी था। बट NHAI ने हुड्डा से मांगा कि साहब मुझे 58 मीटर दो, 78 मीटर यहाँ पे दो। तो उन्होंने सफाई भी करवाई, इस जो पूरा ग्रीन एरिया है उन्होंने सफाई भी करवाई। और अगर आप देखोगे इस तरफ जितनी भी रिहाइश है सब लोग रहते हैं, और यहाँ पे कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग रहते हैं बाईपास पे। छोटे गरीब लोग हैं जो अपने कॉलोनी में रह रहे हैं, हमारे जैसे हमने जिन्होंने घर बनाए हैं, किराए पे दिया, हमारा इनकम सारी यहीं से होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा सारी जो भी चीज़ें हम अपनी टैक्स पे करते हैं, सब कुछ पे करते हैं। उसके बावजूद हुड्डा सरकार ज़बरदस्ती हुड्डा प्रेशराइज़ कर रही है कि इसको तोड़ा जाए। किस लिए तोड़ा जाए? कि उनकी रोड क्रिएट हो। रोड का जब अगर स्ट्रक्चर उस तरफ बनना है तो इस तरफ बनना ही क्यों चाहिए? पहली बात है, अगर उस तरफ प्लान्ड है, NHAI भी अप्रूव कर चुकी है, पूरा लेआउट इनको दे चुकी है, उसके बावजूद ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इसको तोड़ो। और तोड़ेंगे तो हमारे खाना पीना, बच्चे, किस तरीके से काम चलेगा? रही बात पीछे जितने लोग रहते हैं, अगर यहाँ पे 15-20 हज़ार लोग हैं, अगर बात करेंगे इस 2 किलोमीटर में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 हज़ार लोग रहते हैं, जिनका रहना खाना पीना सब यहीं पे होता है। और हम जैसे लोग हमने अपना रेंट पे दे रखा है या हमने घर बना रखा है, हमारी सारी इनकम यहीं से होती है। आपका अपना घर है यहाँ पर, अपनी ज़मीन है? जी, ये हमारी ज़मीन अपनी है। कब खरीदी थी आपने? देखिए, हमने तो पिछले 40 साल पहले ये ज़मीन खरीदी थी, लेकिन ये मतलब जो आपके बाईपास, पुरखों ने खरीदी हो? ये जो बाईपास है, ये गांव बड़ोली, गांव प्रहलादपुर और गांव सीही की ज़मीन की मलकियत है। ये हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीन है। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि एक भाई का हिस्सा गांव में रह जाता है, एक भाई को खेत में दे दिया जाता है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्हें हमारी प्रॉपर्टी के जो भी राइट्स हमें मिले, वो बाईपास पे हमारा, जो आज के नाम से बाईपास के नाम से जानी जाती है, ये भी पहले खेत की ज़मीन थी, काश्तकार की ज़मीन थी। पीछे जब सन 66-70 के आसपास जब फरीदाबाद गुड़गांवा अलग हुआ, तो पीछे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने गुड़गांवा कैनाल के नाम से ज़मीन एक्वायर की। उससे पीछे आगरा कैनाल, अंग्रेजी हुकूमत में आगरा कैनाल के नाम से एक नहर जानी जाती है, फरीदाबाद से कालंदी कुंड से और आगरा तक जो जाती है, वो नहर के लिए ज़मीन एक्वायर कर ली गई अंग्रेजी हुकूमत में। उसके बाद जब फरीदाबाद गुड़गांवा अलग हुआ तो गुड़गांवा कैनाल के नाम से कर ली गई। उसके बाद जब शहर, हमारे जो भी हुड्डा डिपार्टमेंट आज जो HSB के नाम से जाना जाता है, वो पहले हुड्डा डिपार्टमेंट होता था। उन्होंने हुड्डा डिपार्टमेंट ने शहर बसाने के लिए ये ज़मीन एक्वायर की। उसके बाद बाईपास के नाम पे इन्होंने ज़मीन एक्वायर करी। ये पर्टिकुलर एक 1.5 किलोमीटर बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ सन 66-70 के आसपास, 1966 ठीक। उस टाइम तक भी यहाँ खेती होती थी। हम आपका घर है इधर? हमारा घर है जी, हमारे खेत है, हमने कच्चे बनाए फिर पक्के बनाए। अगर मान लीजिए सरकार कहती है कि आप घर को खाली कीजिए, फिर कितनी परेशानी होगी आपको? कहाँ जाएंगे हम? सरकार बूझा, हम कहाँ जाएंगे? खेत हमारे गए न्यू को, ये हमारी बच गई ज़मीन। सरकार कहेगी कि हम पैसा दे रहे हैं, आप तब हमने नहीं लिए पैसे। तो फिर सड़क कैसे बनेगी? सड़क सरकार क्यों बनाएगी? जो सरकार अगर आप घर खाली नहीं करेंगे, जगह नहीं देंगे, तो सरकार सड़क कैसे बनाएगी? बहुत जगह पड़ी है पीछे, दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ खाली करने के लिए बोलेगी तो हमारा जो आज का रेट है उस मुआवजे दो, जो लागत लगी है उसे दो। लगभग कितना आप कह रहे हैं? मान लीजिए आपका घर कितने स्क्वायर फुट का है लगभग? अब ये तो मैंने नाप गेज करी नहीं है, पर हमें तो ये है कि ऐसा है कि और धंधा नहीं हमारे पास, और हमारे पास कोई धंधा नहीं, या में रोटी रोजगार चल रहे, कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं। सरकार तो जबरदस्ती कर रही है हमारे साथ, अन्याय कर रही है वो तो।
सरकार ने दियो का हया से 60 साल पहले जमीन छीन ली, नहर निकास दी, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई हमने अपने बालकन के घर घोंसला बनाए, आज इन्हें भी छीनने की कह रही है। मरेंगे, बालकन कटवाएंगे, हम खुद कटेंगे, खाली नहीं करेंगे। मरना मारना होएगा, जौन तक मार देगी सरकार का लठ हम पे न बजाएगा। मरेंगे तो सही, खाली नहीं करेंगे। हमारी शादी इनमें होके आई, हमारे बच्चे इनमें पैदा हुए। जा दिन हमने लेंटर गिर गिर के बनाई, सरकार को आदमी दोस्त कैसे करना गए, कैसे न रोके? रोके क्यों नहीं है? मकान मत बनाओ या जमीनें लेंगे हम जहाँ जरूरी, जब क्यों न रोके? आज 30 साल हो गए, जब कैसे न रोके? जब क्यों न रोके? रोकते तो हम ना बनाते। जब हम पैसे खेती छीन ली, हम यहाँ भी दे देते, तो रोकते तो हम तो बिल्कुल ना बनाते। आज कैसे इनको नौस हो रहा है? अपने मार देते तो बालकन हम भूखे मर जा। मान लीजिए सरकार के हमारे ना बड़ौली में ना हम पे गही प्लॉट, हम पे ये हैं बस, और यहाँ हम देंगे नहीं। अगर सरकार कहती है कि हमारी जमीन थी, पहले हमने इसे ऐसे ही खाली छोड़ रखा था, क्यों? आपने घर बना लिया, अब हमें इस जमीन की जरूरत है। सरकार ने हमें 15-15 हजार रुपये मुआवजे दे रहे, हमने नहीं लिए बिल्कुल भी। दियो कहा सरकार ने हमें, तो फिर हमें मार दो। सरकार कह रही है तो सुथरी, हम ना ले, हम 1 रुपया ना ले, हम बिल्कुल भी। चाहे हमें 10 करोड़ दे, हम जब भी ना ले, हम तो अपने घर में रखेंगे। लिखवा दिया हमारे, कल बेशक जाए कन। अच्छा, लठ बजाएंगे, बिंदुक चले, कुछ भी चले, चाहे बेशक मरेंगे और मारेंगे। आज ही कितनी भी फोर्स ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे स्थानीय जो एमपी हैं माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो बहुत ही एक फरीदाबाद के लिए हम कहें तो बहुत ही विकासशील पुरुष हैं। अब से पहले अनेकों सरकार के एमएलए भी आए, अनेकों सरकार के एमपीज भी आए, लेकिन जितना विकास कृष्णपाल गुर्जर जी की देख रेख में इस फरीदाबाद में निरंतर चल रहा है, और हम आशा करते हैं कि ऐसे कंटिन्यू वो चलता रहे। हम उनके किसी भी प्रकार के काम में, चाहे वो NHI हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अगर कोई भी इशू बनता है, तो हम उसमें रोड़ा नहीं देना चाहते। और हम अपने माननीय कृष्णपाल जी के माध्यम से, हमारे लोकल जितने भी मिनिस्टर हैं उनके MLAs के माध्यम से, हमारे CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से, PM साहब गडकरी जी, हम सब इन्हीं का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे इन परिवारों को, हमारे इन 50,000 परिवारों को ना उजाड़ा जाए। और हम सरकार से कोई रोज़गार नहीं मांग रहे, हमने ऑलरेडी रोज़गार बना रखे हैं, हमारे इनको इन रोज़गारों को एज इट इज़ रहने दें। वैसे भी रोजगार की काफी कमी है फिलहाल जी देश में। जी, पीछे कोरोना काल के चलते हुए भी काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए हैं। बिल्कुल। और हमारे जो छोटे मोटे हमने अपने व्यवसाय कर रखे हैं, इनको कंटिन्यू करने दें। मकान है आपका हमारा, अपना मकान? काफ़ी पुराना मकान है और दाखिल खारिज वगैरह हमारी सारी चढ़ी हुई है। और जिस टाइम 1996 में हुड्डा ने एक्वायरमेंट का लेटर दिया, तो हम लोग में या 66 में, मतलब 66 में पहली बार किया, उसके बाद 96 में किया। 96 के बाद जब इन्होंने एक्वायरमेंट का नोटिस दिया, तो हम लोग गए वहाँ पे, और जब हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं, हमें लगा कि नहीं हो रही, तो हम लोग हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट से हम ऑर्डर करवा के लाए कि जब तक हमारे मकानों का बने हुए का मुआवजा नहीं, जो कंपनसेशन मिलेगा, तब तक अधिग्रहण पूरा नहीं होगा। और ना तो हुड्डा डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट ने बाकायदा समिति बनाने के लिए बोला गया, हुड्डा डिपार्टमेंट को एक समिति बनाई जाए और इनके मकानों की वैल्यूएशन की जाए। हमें ऑर्डर दिया कि हम लोग उनके पास जाएं, और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम दोबारा हाई कोर्ट जाएं। ब्रजेश जी हमें अपनी छत पर लेकर आए, वहाँ पर उन्होंने एक मैप डाउनलोड की है जो NHI के द्वारा जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन होने हैं उसमें दोनों तरफ से कितने फीट जो है वो उनको एक्वायर करना है, कितनी फीट ज़मीन को दोनों ही तरफ से वो एक्वायर करेंगे। तो ब्रजेश पहले हमें ये मैप दिखाएंगे और उसके बाद हम मैप के ज़रिए समझेंगे, क्योंकि हम इनके घर के छत पर हैं, तो रोड के विजुअल्स भी दिखाएंगे और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है रोड्स को मैप किया गया है, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि कितना प्रतिशत लैंड इस तरफ से और कितना प्रतिशत लैंड दूसरी तरफ से एक्वायर किया जाना है। तो ब्रजेश जी आप बताइए ज़रा। सर मेरे पास जो अभी मैप है, सो बेसिकली ये मैप जो है NHI ने, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अभी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट यूनिट के, इन्होंने असाइन किया था ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को। जो मैप बेसिकली 18 पेजेस का मैप है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक का पूरा लेआउट इन्होंने डिज़ाइन करा है कि कहाँ पे इनको कितनी रिक्वायरमेंट है। जो इन्होंने बेसिकली हुड्डा को पेश करा था कि भाई हमें इतना एरिया चाहिए, करंट ये आपकी रोड्स हैं और इसमें इतना यहाँ पे एरिया चाहिए, यहाँ पे इतना एरिया चाहिए। सो जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको।
सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, मैं आपको इस मैप में दिखा सकता हूँ कि ये रोड जो बेसिकली आप ऐसे देखेंगे इस रोड, इसको एक सेकेंड, ये ऐसे देखेंगे तो ये वो वाली रोड है जो वहाँ पे रेड लाइट दिख रही है। उस रेड लाइट से अगर आप इस मैप में देखेंगे तो इस रेड लाइट से लेकर आगे कम से कम 800 मीटर तक इनको सिर्फ 58 मीटर चाहिए, लेकिन ये कोट कर रहे हैं 70 मीटर अक्रॉस द रोड, इनको हर जगह 70 मीटर चाहिए। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है PROW विच कम्स अलॉन्ग विद द सेम रोड। जो नीचे आपको नाली दिख रही है, ये नाली से रोड दिखती है PRO। अगर इसको ऐसे देखें, ये ऐसा है मैप, ठीक है। इनको इधर से 58 मीटर उधर चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैप, और 58 मीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है 180 फीट। 180 फीट की जगह ऑलरेडी ये सामने देख सकते हैं आप, ये रोड के उस तरफ खाली कर चुके हैं, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट आवर प्रॉपर्टी। ज़बरदस्ती ले रहे हैं कि नहीं हमें तो यही वाला सीन चाहिए, जब इन्होंने ऑलरेडी ये साफ़ कर दिया है तो उसके बावजूद ये प्रेशर डाल रहे हैं हम पे कि हमें इस तरफ चाहिए। एक्चुअल में कृष्णपाल जी ने अपने ट्वीट पे भी कहा था कि यहाँ पे एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा, जिसको आई डोंट नो वो कहाँ चला गया प्रोजेक्ट, पता नहीं किसका प्रेशर था, किसके ऊपर प्रेशर था, ये नहीं पता। उन्होंने इसलिए करवाया था बिकॉज अगर कोई भी एक्सप्रेस हाईवे निकलता है तो वहाँ पे रोड नहीं होनी चाहिए, कट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट प्रोन एरिया बनेगा वो। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से अगर आप देखेंगे तो BPTP से जस्ट थोड़ी सी आगे से लेकर यहाँ पे तीन चार कट हैं, उसको सेफ्टी पर्पस से उन्होंने एलिवेटेड फ्लाईओवर भी बनवाया था, जिसका अब तक कोई नामो निशान नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और एक्चुअल में जहाँ पे एलिवेटेड हाईवे बनता है वहाँ पे साइड में नहीं जगह चाहिए होती इतनी जितनी ये रिक्वायरमेंट इन्होंने शो करी है, क्योंकि सर्विस लेन नीचे बनाई जाती है। सर्विस लेन बनती है, सिर्फ ऊपर आपका फ्लाईओवर निकल जाता है। आप एक एग्जांपल आप हुड्डा का आप प्रोजेक्ट देख लीजिए हाईवे का, वहाँ पे अराउंड 8 से 9 फ्लाईओवर हैं बदरपुर से लेकर बल्लभगढ़ तक जी। वहाँ पे जितने भी रोड्स हैं वहाँ पे नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 लेन बनाई गई हैं, जो सर्विस लेन भी कह सकते हैं उन्हें, साइड लेन भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे ना वो एलिवेटेड हाईवे पता नहीं कहाँ गया है। दूसरा ज़बरदस्ती अगर आप हाईवे की विकिपीडिया पे जाके साइट पे चेक करोगे तो उनके अकॉर्डिंग मैक्सिमम विड्थ जो होती है वो 9 फीट होती है एक रोड की। अगर दे वांट की 12 लेन इन्होंने बनानी है तो 12 × 9 इज़ क्लियरली 108, ठीक है। तो इनको 108 फीट चाहिए टोटल में। देखिए, तो गवर्नमेंट का काम है कि वो कहाँ से लैंड एक्वायर करते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये है कि भाई फरीदाबाद के अंदर पॉल्यूशन लेवल जो है उसको देखते हुए ग्रीन बेल्ट को शायद ख़त्म नहीं करना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा तरीका देखना चाहिए कि जिससे ग्रीन बेल्ट ख़त्म ना हो। और शायद फरीदाबाद के अंदर मुझे लगता है कि इतनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट शायद इसी रोड पे है और इसको बचाना चाहिए गवर्नमेंट को। आप बाईपास रोड पर यहाँ पर टायर का काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आसपास जो रोड के पास पेड़ें कटी गई हैं, ये कब कटी है? ये होगी 1-1.5 महीना पहले कटी है। 1-1.5 महीना पहले? हाँ, ये अब तो जड़ उखाड़े जा रहे हैं, अब तो यहाँ पे जड़ उखाड़ के कल गए हैं। अच्छा, किसने उखाड़ा था जड़? जड़ JCB से उखाड़ा गया है। नहीं मतलब किसने ये जो पेड़ें काटी जा रही हैं, किसके द्वारा काटी जा रही हैं? ये रोड वाले के द्वारा काटी जा रही है। अच्छा, जो लोग रोड में कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, हाँ। जो लोग, उन्होंने ही पेड़ काटा है। हाँ। आप ये भी बताइए कि कितनी दूर तक यहाँ पर पेड़ काटी गई है? ये आगे कुछ दूर से काटे गए हैं। अच्छा, और ये 29 के कट से और आगे तक में, उसके आगे से नहीं काटे गए। आपको क्या लगता है क्या कारण है कि उसके आगे नहीं काटे गए पेड़? इस चीज़ का तो पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि कुछ दिक्कत आ गई है इसलिए काटना बंद हो गया है। लोग कह रहे हैं कि रोड बनेगा, कुछ लोग कहते हैं कि रोड नहीं बनेगा। अच्छा, ये बात आ रही है अभी तक। तो आपने देखा कि 2 तरह की समस्याएं हमें देखने को मिली। एक कि यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार अगर उनसे कहती है कि उनके घर को खाली किया जाए, उन्होंने जो अपने मकान बनाए हैं, दुकान बनाए हैं, उसको अगर खाली कराया जाए, उनको तोड़ा जाए, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो अपने मकान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि यही उनकी रोजी रोटी है। और कोरोना वायरस के समय में जब सारी चीज़ें जो है उनके खिलाफ है, ऐसे में अगर उनको घर से भी निकाल दिया जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। दूसरी चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है जो पूरा ग्रीन बेल्ट है।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसमें कई सारे पेड़ों को काटा गया है, यानी कि पॉल्यूशन से लड़ने का जो एकमात्र ज़रिया है यहाँ पर पेड़, उन कई सारे पेड़ों को काटा गया। और ऐसे में ये दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए, क्योंकि सरकार यहाँ से पेड़ को उठाकर दूसरी जगह लगा नहीं रही है, सरकार यहाँ पर पेड़ को काट दे रही है। अगर यहाँ से पेड़ को हटाकर दूसरी जगह लगाया जाता तो ये एक अच्छी बात होती, लेकिन सरकार ने बहुत सारे पेड़ जो है वो काट दिए हैं और ये आने वाले समय में एक और बड़ा चैलेंज हो सकता है।